बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम एनिलिडा खत्म किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं नया फाइलम, दैट इज फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। देखिए ऑर्थ्रोपोडा जो बना हुआ है ना, वो दो वर्ड से बना है। ऑर्थ्रस इसका मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा मतलब होता है फुट। इसका मतलब ऑर्थ्रोपोडा वो फाइलम होता है जहां पर एनिमल्स के जॉइंटेड फुट होते हैं, जॉइंटेड फुट प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हमें जॉइंटेड नहीं है क्या? हमें भी पैर जॉइंटेड है, हाथ जॉइंटेड है। क्या केवल ऑर्थ्रोपोडा में ही जॉइंटेड है? आपने पढ़ा होगा, कई लोगों ने क्रैम्प भी किया होगा हमेशा कि जॉइंटेड फुट, जॉइंटेड फुट। वो तो हर एनिमल में है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर एनिमल्स एंड ऑर्थ्रोपोडा? देखिए यहां पर जो फुट होते हैं वो आपस में जॉइंटेड होते हैं। यही कहने का मतलब है, यहाँ पे जो दोनों तरफ के फुट हैं आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे इंसेक्ट की बात कीजिए, उसे कहते हैं हेक्सापोडा। इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं? हेक्सापोडा, मतलब 6 फुट। असल में वो 3 पेयर होते हैं, 3 इधर 3 दूसरी साइड, और बीच में आकर ये जुड़ते हैं पैर आपस में। इसीलिए हम कहते हैं जॉइंटेड फुट, क्योंकि ये फुट आपस में जुड़े होते हैं। हमारे हाथ आपस में नहीं जुड़े होते, बॉडी से जुड़े होते हैं। ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि बस हम क्रैम कर लेते हैं कि जॉइंटेड फुट, पर ध्यान नहीं देते कि आपस में जॉइंटेड है। ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा की बात करें तो ये जो है लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम विद अराउंड 9 लाख स्पीशीज। हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट फाइलम, तो बात हो रही है नंबर ऑफ स्पीशीज की, नंबर ऑफ एनिमल की बात नहीं हो रही है। पर हाँ, स्पीशीज का नंबर सबसे ज्यादा होता है। इसके अंदर 9 लाख स्पीशीज, जिसमें से अराउंड 7.5 लाख स्पीशीज बिलोंग्स टू इंसेक्टा। इसमें से 7.5 लाख स्पीशीज वो इंसेक्टा जो क्लास है उसी को बिलोंग करती हैं। तो सबसे बड़ा क्लास जो हो गया ना पूरे एनिमल किंगडम में, वो इंसेक्टा ही हुआ। और ऑर्थ्रोपोडा का तो सबसे बड़ा क्लास है ही, दैट इज इंसेक्टा। अगर हम ऑर्थ्रोपोडा की बात करें जिसमें अराउंड 9 लाख स्पीशीज हैं, ये लार्जेस्ट फाइलम है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम की अगर आप बात कीजिए ना डियर, तो वो फाइलम मोलस्का होता है, और उसमें केवल 60,000 स्पीशीज होती हैं। तो आप समझ सकते हो कितना गैप है लार्जेस्ट फाइलम और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम में। लार्जेस्ट में 9 लाख स्पीशीज और सेकेंड लार्जेस्ट में 60,000, 1 लाख भी नहीं। जब भी क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पूछता हूँ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का, कितनी स्पीशीज होगी, अंदाजा लगाइए। तो अंदाजा अक्सर लोग गलत ही लगाते हैं, कोई 5 लाख, कोई 4 लाख। अगर पढ़ा नहीं हो तो समझ ही नहीं पाता कि इतना ज्यादा डिफरेंस है ऑर्थ्रोपोडा और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का में। तो 9 लाख स्पीशीज हैं इसमें। अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्थ्रोपोडा है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, इट कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ, नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ। अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज को ढूंढकर उनका नाम दिया गया है, नामकरण किया गया है, उसमें से 2/3 स्पीशीज अकेले ऑर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती हैं। 2/3 का मतलब जानते हैं आप? ये नियरली 70% हो गया। इसका मतलब 2/3 और 70% ऑफ ऑल नेम स्पीशीज ऑन अर्थ बिलोंग्स टू ऑर्थ्रोपोडा। ये ऑर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती हैं। इस स्टेटमेंट को आप बार बार पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे और रट लेंगे। मगर गलती कैसे होती है वो आपको बताता हूं। गलती ऐसे होती है कि स्टेटमेंट बना दिया जाता है 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ बिलोंग्स टू इंसेक्टा। सुना होगा आपने, समझा होगा। 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज बिलोंग्स टू इंसेक्टा। ये गलत है। ऑर्थ्रोपोडा में 2/3 है, इंसेक्टा में 2/3 नहीं है। मगर दिक्कत क्या होती है कि ऑर्थ्रोपोडा और इंसेक्टा दिमाग पे इतना घुल मिल जाते हैं, क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा का मतलब इंसेक्टा ही समझ लेते हैं हम, सबसे ज्यादा इंसेक्ट होते हैं। इसीलिए जब एग्जाम में इंसेक्टा लिख के आता है तो हमें पढ़ते हुए भी वो ऑर्थ्रोपोडा ही समझ में आता है। ऐसा माइंड का ओरिएंटेशन बन जाता है कि वहां लिखा होता है
कि 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज बिलोंग्स टू इंसेक्टा। वो इंसेक्टा पढ़ते भी हैं, हम समझते भी हैं, पर उसको हम समझते हैं ऑर्थोपोडा और स्टेटमेंट को सही कर देते हैं। दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, ऑर्थोपोडा है, स्टेटमेंट में इंसेक्टा नहीं है। ये कॉमन गलती है, हर साल ये क्वेश्चन देते हैं और बच्चे ज्यादातर गलत करते हैं। इसीलिए मैंने तो क्लास में बताना चालू कर दिया, बच्चों को बता देता हूँ कि इस तरह से स्टेटमेंट आएंगे, और भी आगे बताता हूँ फिजियो के चैप्टर में हर जगह क्या क्या आप गलती कर सकते हैं, उससे बचिए। मगर फिर भी कुछ बच्चे जो क्लास में ध्यान नहीं देते वो गलती करते हैं। आशा करता हूँ आप ये गलती नहीं करेंगे टेस्ट में, ठीक है। तो 2/3 या 70% स्पीशीज वो ऑर्थोपोडा की हैं अकेले पूरे दुनिया में, उन स्पीशीज जिनका नाम दिया जा चुका है। अब इतनी ज्यादा स्पीशीज क्यों है ऑर्थोपोडा की, ऑर्थोपोडा इतना ज्यादा सफल क्यों है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना डियर, वो है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, इनमें बॉडी जो है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। इसके जस्ट पहले फाइलम एनिलिडा आता है। फाइलम एनिलिडा में अर्थवर्म आता है, उसकी बॉडी जो है ना वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड नहीं होती। आप ऑर्थोपोडा और एनिलिडा को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने ज्यादा एडवांस है ऑर्थोपोडा एज कंपेयर टू एनिलिडा। एनिलिडा की बॉडी पे कोई एक्सोस्केलेटन का, क्यूटिकल का एक्सोस्केलेटन नहीं है। आप अर्थवर्म को एक ब्रूम से, वो जो फूल झाड़ू कहते हैं शॉर्ट वाली, उससे भी मारेंगे तो मर जाएगा वो, पर आप कॉकरोच को मारेंगे उससे तो मरेगा ही नहीं। आपको कॉकरोच को मारना पड़ेगा वाइपर से या स्लीपर चप्पल से लेके बार बार मारेंगे तब मरेगा, क्योंकि उसकी बॉडी वेल प्रोटेक्टेड होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन में। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि दुनिया में हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह वो ऑर्थोपोडा पाए जाते हैं। ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है, जिस वजह से ये ड्राई कंडीशंस में भी रह पाते हैं। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन ये जो है ये क्या करता है, दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट्स वाटर लॉस। अभी बहुत जल्दी ही 2 साल पहले के करीब ये AIPMT में पूछा गया था कि ऑर्थोपोडा की जो सक्सेस है, जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो इतनी ज्यादा क्यों है, उसका रीजन क्या है। 4 ऑप्शंस थे। रीजन तो बहुत सारे होते हैं, मगर एक रीजन चुनना था, और जो सबसे मेन रीजन है इनकी सबसे ज्यादा स्पीशीज होने का, पूरी दुनिया में पाए जाने का जो राज है, वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसी की वजह से ये हर जगह लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ऑर्थोपोडा है वो हर जगह पाया जाता है। आप कह सकते हो वर्ल्ड वाइड है, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कहा आप कह लो टेरेस्ट्रियल, ये लैंड में है, ये वाटर में पाया जाता है, ये एयर में पाया जाता है, अंडरग्राउंड पाया जाता है, लगभग हर जगह पाया जाता है। अब हर जगह पाया जा रहा है, खासकर पानी में भी और लैंड में भी, तो सीधी सी बात है कि इसके पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग तरह के होंगे, क्योंकि पानी में जाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो रेस्पिरेशन की होती है। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर भी इसके पास क्या है, डाइवर्स, अलग अलग तरह के हैं, जो इनको इनेबल करते हैं कि ये पानी में भी रह सकें और लैंड पे भी रह सकें, अंडरग्राउंड भी रह सकें। और उन स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम बेसिक फीचर की बात कर लेते हैं कि बेसिक फीचर क्या क्या होते हैं ऑर्थोपोडा में। तो बेसिक फीचर आप जानते हैं, इनमें बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। इसके अलावा ये सीलोमेट हैं, सीलोमेट, इनमें ट्रू सीलोम आ चुकी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये हैं। तो ये बार बार हम लिख रहे हैं, मगर ये बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में ये सारी बेसिक बातें हम लिख चुके हैं। ये ऑर्थोपोडा के लिए बेसिक बातें हैं। हम दोबारा इस पॉइंट पे आते हैं कि हर जगह कॉकरोच पाया जाता है, तो उसमें क्या खास बात है। एक तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन, दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ
रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। तो बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के लिए देखिए अलग अलग चीजें होती हैं यहाँ पर, जैसे कि गिल्स, जैसे कि बुक गिल्स, जैसे कि बुक लंग्स और ट्रैकिया। ट्रैकिया ये सारे अलग अलग जो है ऑर्गन्स हैं, दे आर मेंट फॉर रेस्पिरेशन। अगर गिल्स की बात कीजिए तो प्रॉन और क्रैब जो कि पानी में रहते हैं वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं। बुक गिल्स की अगर हम बात करें तो लाइमुलस, लाइमुलस एक तरह का क्रैब है, इसे कहते हैं किंग क्रैब, इसमें बुक गिल से रेस्पिरेशन होता है। बुक लंग्स से रेस्पिरेशन होता है स्पाइडर और स्कॉर्पियन में। वहीं ट्रैकिया से जो क्लास इंसेक्टा है उन सभी में ट्रैकिया से रेस्पिरेशन होता है और ट्रैकिया की वजह से हाईली इफिशिएंट हो जाते हैं। देखिए इसके जस्ट पहले फाइलम एनलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया है, मगर अभी हम बात करेंगे इसमें, अभी करते हैं उसको, कि यहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर भी ऑर्थोपोडा ज्यादा एडवांस है एनलिडा से, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया होता है। एक्चुअली अर्थवॉर्म में अगर आप बात कीजिए एनलिडा में, तो जो ब्लड है वही न्यूट्रिएंट और गैसेस दोनों का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, इसीलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वहां था हाईली इफिशिएंट। यहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेस इफिशिएंट है, मगर काम चल जाता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओनली। न्यूट्रिएंट का मतलब न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, बट नॉट द गैसेस। यहां पर ब्लड गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, गैसेस डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाती हैं इससे, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ये ट्यूब्स का सिस्टम है जिससे डायरेक्ट एयर अंदर आती है, ऑक्सीजन ले लेती है बॉडी और CO2 रिच एयर बाहर चली जाती है, जिससे बहुत इफिशिएंट हो जाता है कौन, ऑर्थोपोडा या खासकर इंसेक्टा, क्योंकि इंसेक्टा में ट्रैकिया से रेस्पिरेशन हो रहा है। बात समझ गया? इसका मतलब गैसियस ट्रांसपोर्ट वो ब्लड से क्या है, अलग है। ब्लड डज नॉट टेक प्लेस इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब जब हमने बात की है तो हम बात करते हैं जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम डियर यहां पे क्या होता है, ओपन टाइप। एनलिडा में क्लोज टाइप था, उसकी एक क्लास थी हीरोडिने, वहां पर जो है ओपन टाइप था केवल। यहाँ पूरे ऑर्थोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, ओपन टाइप। इसका मतलब होता है ब्लड डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू हार्ट एंड ब्लड वेसल, इट फ्लोज इन ओपन स्पेसेस नोन एज साइनसेस। तो यहाँ पर हार्ट ब्लड को पंप करता है और ये ब्लड जो है ना वो ब्लड वेसल तक ही सीमित नहीं रहता, कैपिलरी होती ही नहीं है, ये ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है। ये हार्ट है, ब्लड को पंप किया, ये ब्लड बाहर आ गया और फाइनली धीरे धीरे इस ब्लड वेसल में वापस पहुंचा और हार्ट के पास लौटा। मीनवाइल ये यहाँ बाहर आ गया और सेल्स एंड टिश्यूज ने न्यूट्रिएंट ले लिए, तो ये बाहर की जो खाली जगह है उसे कहते हैं साइनसेस। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स होती हैं, मगर ब्लड जो है वो हार्ट से पंप होता है, ब्लड वेसल में आता है और फाइनली ब्लड वेसल को छोड़ के खाली जगहों में आ जाता है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कभी ब्लड वेसल के बाहर नहीं आता। ब्लड वेसल्स जो सबसे पतली ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज, वहां से एक्सचेंज कर लेता है वो न्यूट्रिएंट और गैसेस का। पर यहाँ पे क्या हो, ब्लड निकल के बाहर ही आ गया ब्लड वेसल से, खाली जगहों पे सेल्स और टिश्यूज ने वहां से न्यूट्रिएंट ले लिया, फिर धीरे धीरे ब्लड यहाँ लौटा और वापस हार्ट के पास आया, फिर पंप हुआ। इसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्योंकि ब्लड यहाँ आके मिक्स हो गया जो है बॉडी फ्लूइड में, इसीलिए यहाँ पर जो है ना हम ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, यह जो बॉडी फ्लूइड है दैट इज नोन एज हीमोलिम्फ। लिम्फ का मतलब बॉडी फ्लूइड, और जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो भी उसी में आके मिल गया, इसीलिए हीमोलिम्फ कहते हैं, विच इज प्रेजेंट इन साइनसेस। तो हीमोलिम्फ यहाँ ब्लड के लिए यूज कर रहे हैं हम, खाली जगह के लिए क्या यूज कर रहे हैं, साइनसेस। ठीक है।
यहां पर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होता। रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो होता है जो गैसियस ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में, जैसे हमें हीमोग्लोबिन, जैसे एनलिडा में आपने पढ़ा हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। यहां जरूरत नहीं है क्योंकि गैसियस ट्रांसपोर्ट वो ट्रैकिया से होता है, इसका मतलब किसी भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ब्लड में जरूरत नहीं है। इसीलिए यहां पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट, उसकी जरूरत नहीं है। और इसीलिए यहां पर ब्लड जो है ना वो कलरलेस होता है, कलरलेस, क्योंकि ब्लड को कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन रेड इन कलर होता है, वो जब ब्लड में प्रेजेंट होता है तो ब्लड का कलर रेड होता है। यहां पर कोई पिगमेंट नहीं है, इसीलिए ऑर्थोपोडा में ब्लड जो है वो कलरलेस है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डियर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विद माउथ एंड एनस, एंड डाइजेशन ऑफ फूड इज एक्स्ट्रा सेलुलर। एक बार प्लेटीहेल्मिन से जब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन चालू हुआ तो अब वो सभी में केवल एक्स्ट्रा सेलुलर ही है, चाहे वो प्लेटीहेल्मिन हो, चाहे एस्केल्मिन, चाहे एनलिडा, चाहे ऑर्थोपोडा। तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ एंड एनस एंड डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन यहां पे मालफिजियन टिब्यूल से होता है, मालफिजियन टिब्यूल्स। मालफिजियन टिब्यूल एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, इनके बारे में हम कॉकरोच में जानेंगे और ज्यादा जानकारी हमें मिलेगी। ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम तो जो अभी तक कहते आए हैं हर फाइलम में वही यहां भी कहेंगे। यहां भी क्या होता है कि पेयर्ड गैंग्लिया होता है, दो गैंग्लिया, दे आर कनेक्टेड बाय टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। टू या डबल, एक चीज कह लीजिए आप, दे आर कनेक्टेड बाय डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। चाहो तो आप लिख लो, इसको नोट कर लो। नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये इसका नर्वस सिस्टम है। अब बात करते हैं सेंस ऑर्गन की, सेंस ऑर्गन्स। तो यहां पे आईज, यहां पे एंटीना, यहां पे स्टेटोसिस्ट, ये कुछ सेंस ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आईज इमेज फॉर्मेशन के लिए होती हैं, ये दो तरह की होती हैं, ओसेलाई या सिंपल आई और कंपाउंड आई। कंपाउंड आई, सिंपल आई जो है या ओसेला है वो लाइट को थोड़ा बहुत परसीव कर सकती है मगर इमेज नहीं बना सकती। ये कंपाउंड आई ये इमेज बनाते हैं, क्लियर इमेज बनाते हैं, और ये शार्प भी होती हैं परंतु ये सेपरेट हो सकती हैं इमेजेस। एंटीना की बात करें तो एंटीना जो है वो या तो आप कह सकते हो वाइब्रेशन को भी परसीव कर सकता है या ये जो है टेस्ट को भी परसीव कर सकता है, टेस्ट को, वाइब्रेशंस को, टेस्ट को एंटीना क्या कर सकता है, परसीव कर सकता है। टेस्ट वो स्टैटो रिसेप्टर्स है और वाइब्रेशन, इसके अलावा टच के लिए भी ये टच को भी परसीव कर सकता है। तो टच आप कह सकते हो मेनली टेस्ट और टच को परसीव करता है एंटीना, और वाइब्रेशंस को भी ये परसीव कर सकता है। कुछ तरह की अलग अलग जो है ऑर्गेनिज्म हैं और कुछ में वाइब्रेशंस, ज्यादातर में टेस्ट और टच के लिए सेंसिटिव होता है कौन, एंटीना। स्टेटोसिस्ट पे आते हैं, ये हमने पहली बार टीनोफोरा में पढ़ा था। स्टेटोसिस्ट जो है ना डियर वो बैलेंसिंग ऑर्गन है, मगर एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स में जो पानी में होते हैं उनमें बैलेंस करते हैं। तो स्टेटोसिस्ट ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, ऑर्गन्स हैं किसमें, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, ऑर्थ्रोपोड्स जो पानी में ऑर्थ्रोपोडा रहते हैं उनके अंदर ये सेंस ऑर्गन का काम करते हैं स्टेटोसिस्ट। ये टीनोफोरा में हमने पहली बार पढ़ा, अब यहां पढ़ रहे हैं, अभी इसके अगले फाइलम मोलस्का में भी आएगा ये।
अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, तो सेक्सेस यहाँ पे क्या होते हैं, सेपरेट, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, और लैंड ऑर्थोपोडा में ऑलवेज इंटरनल होता है, जनरली इंटरनल होता है, कुछ केसेस में एक्सटर्नल हो सकता है, मगर लैंड ऑर्थोपोडा में कभी भी एक्सटर्नल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है, जिसमें स्विम करके स्पर्म ओवा तक पहुंचे। बाहर लैंड पे अगर स्पर्म और ओवा डिपॉजिटेड है तो कभी नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए लैंड ऑर्थोपोडा में फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है, और जो वाटर में रहने वाले ऑर्थोपोडा उनमें भी इंटरनल है, पर कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो टेक्स प्लेस। और डेवलपमेंट इसमें दोनों तरह का होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दोनों तरह का, क्योंकि बहुत बड़ा फाइलम है, बहुत सारी स्पीशीज है, दोनों तरीके का होता है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, रिप्रोडक्शन में सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज जनरली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज जनरली इंटरनल, ब्रैकेट में लिखेगा इन लैंड ऑर्थोपोडा फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल, in land arthropods fertilization is always internal, in land arthropods fertilization is always internal. Development direct or indirect, development direct or indirect, direct or indirect, ये तो इसके बेसिक फीचर की बात हो गई डियर। अब हम इसे थोड़ा और एंडीडा से कंपेयर करते हैं, तब आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी, एडवांसमेंट पता लगेगी ऑर्थोपोडा की ओवर एनलिडा। एनलिडा में ज्यादातर केसेस में वेल डिस्टिंक्ट हेड नहीं था, नेरिस में मिला, मगर अर्थवॉर्म, उनकी स्पीशीज ज्यादा हैं, लीच हैं, इन सब में वेल डिफाइंड हेड नहीं था, मगर ऑर्थोपोडा के मैक्सिमम मेंबर में वेल डिफाइंड हेड होता है। इसके अलावा आप अर्थवॉर्म को जरा देखिए, वो मसल से चल रहा था, सीटेस से चल रहा था, लोकोमोशन उससे हो रहा था, मगर ऑर्थोपोडा में लोकोमोशन स्ट्रिप्ड मसल से हो रहा है, स्केलेटल मसल से हो रहा है, पैर हैं बाकायदे, और ये स्विफ्ट रनर्स हैं। एक अर्थवॉर्म और कॉकरोच की रेस करा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि अर्थवॉर्म जो है ना, वो स्टार्ट ही करा और कॉकरोच पहुंच भी गया, लौट आया, 10 बार पहुंच गया, तब तक वो बेचारा आधा भी नहीं पहुंचा है। इतना ज्यादा अंतर है इनकी स्पीड में, क्योंकि यहाँ स्ट्रिप्ड या स्केलेटल मसल आ जाती है ऑर्थोपोडा में। इसके अलावा जो आईज हैं, ज्यादातर ऑर्थोपोडा में कंपाउंड आईज हैं, जो बहुत ही अच्छी इमेज बनाती हैं एज कंपेयर टू एनिलिडा, जिनमें आईज है ही नहीं ज्यादातर केस में। नेरिस के केस में थी, पर बहुत कम मेंबर्स में आईज हैं, अदरवाइज वो आईज है ही नहीं। इसके अलावा कम्युनिकेशन का माध्यम ऑर्थोपोडा में बहुत अच्छा है। ऑर्थोपोडा जो है वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जो उनके दूसरे मेंबर्स को उनकी सूचना देते हैं कि वो कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, मेल मेंबर वो फीरोमोन सीक्रेट करता है, फीरोमोन आर सेक्स हार्मोन्स आप कह सकते हो। उस फीरोमोन को फीमेल्स कई किलोमीटर दूर से भी परसीव कर सकती हैं, स्मेल कर सकती हैं, और उस मेल को लोकेट कर सकती हैं, या फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है फीरोमोन, तो मेल लोकेट कर लेता है फीमेल को। जैसे सिल्क वॉर्म होता है, उसमें जो फीमेल है एक हार्मोन सीक्रेट करती है, हार्मोन या फीरोमोन बॉम्बॉयकॉल। बॉम्बॉयकॉल जो है वो बिखर जाता है कई किलोमीटर में, और मेल उसको दूर से परसीव कर लेता है, और वो आता है, मेट करके कई सारी प्रेगनेंसीज पैदा कर सकता है। तो ये हार्मोन का सिस्टम भी इनमें बहुत विकसित हो गया है। और काइटनेस एक्सोस्केलेटन तो है ही सबसे ऊपर की चीज, रेस्पिरेशन के अलग अलग माध्यम है। तो इन सब से आपने जाना कि दीज आर द एडवांसमेंट ऑफ ऑर्थोपोडा ओवर एनलिडा। बने एनलिडा से ही ऑर्थोपोडा, मगर ये इतने एडवांस कैरेक्टर आ गए जिसकी वजह से ऑर्थोपोडा वो पूरी दुनिया में छा गया। ठीक है, तो आप ये चीजें लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है तो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थोपोडा, तो ऑर्थोपोडा में जो मेन क्लासेस है यहाँ पे लिखी हुई है। इन क्लासेस को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं सब फाइलम की। अगर आप ऑर्थोपोडा की बात करिए तो ऑर्थोपोडा में ये 3 सब फाइलम है। एक जो है दैट इज ट्राइलोबिटा, दूसरा मैंडीबुलाटा, या इसी को एंटीनाटा भी हम कहते हैं,
और तीसरा जो सब फाइलम है दैट इज चेलिसिराटा। इसमें से ट्राइलोबिटा एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसका मतलब इसे हमें नहीं पढ़ना। ये दो फाइलम है, एंटीनाटा और चेलिसिराटा। एंटीनाटा के वो मेंबर्स होते हैं जिनमें एंटीना होता है 1 पेयर या 2 पेयर, और चेलिसिराटा वो जिनमें आगे चेलिसिरे ऐसे लगे हुए होते हैं। और यहाँ डायग्राम में बना हुआ है ये चेलिसिरे, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी हो रही है चेलिसिरे, उनको चेलिसिराटा में रखते हैं। इसका मतलब सब फाइलम चेलिसिराटा में ये आएगी क्लास, बाकी सब की सब एंटीनाटा में आएगी। चेलिसिराटा, दीज आर दी सब फाइलम, उसको भी नोट कर लेते हैं, दीज आर दी सब फाइलम, ठीक है। तो चेलिसिराटा में एरेक्निडा क्लास, बाकी सब की सब किसमें, एंटीनाटा में, इन सब के पास एंटीना होता है। और ट्राइलोबिटा की बात करेंगे नहीं क्योंकि वो तो क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपने जाना सब आर्थ्रोपोडा है 3 सब फाइलम्स, ट्राइलोबिटा, मैंडिबुलाटा एंड चेलिसिराटा। ट्राइलोबिटा दैट इज एक्सटिंक्ट, मैंडिबुलाटा एंटीनाटा की सारी क्लासेस हैं चारों पहले वाली, और चेलिसिराटा की ये क्लास है एरेक्निडा, इसे ही याद रखना है जो है चेलिसिराटा में, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, लिख लिया होगा आपने। अब देखते हैं इन क्लासेस में क्या क्या जो है इनके कैरेक्टर्स हैं। मैंने यहाँ एक एक डायग्राम बना दिए हैं, इसलिए कि डायग्राम से आपको याद रहेगा, क्योंकि बताया था फोटोजेनिक मेमोरी वो हमारी बड़ी स्ट्रांग होती है। यहाँ पर इंसेक्टा का डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि इंसेक्टा इतने कॉमन है ना डियर, कि इंसेक्टा आपने देखे हुए होंगे। क्या आपने मक्खी मच्छर नहीं देखे, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो सब देखा हुआ है, तो इसलिए उसकी डायग्राम की जरूरत नहीं थी। इन मेंबर्स के बारे में कम जानते हैं आप, देखा तो इन्हें भी होगा, इसलिए इनके डायग्राम बनाए हैं। अब इसमें ये क्लासेस हैं मेन क्रस्टेशिया, कीलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा और एरेक्निडा। अभी अभी हमने बात की कि मेन कैरेक्टर क्या होता है, एंटीना। इसमें देखिए एंटीना है 2 पेयर, मगर इसमें भी एंटीना है 1 पेयर। ये कीलोपोडा का मेंबर है, और ये जो है ये डिप्लोपोडा का मेंबर है। यहाँ पर लिख भी देते हैं ये किसका मेंबर है, डिप्लोपोडा का, और ये कीलोपोडा का मेंबर है। डिप्लोपोडा का ये है, इसमें भी 1 पेयर एंटीना दिख रहा है। इंसेक्टा में भी 1 पेयर एंटीना होता है, मगर एरेक्निडा में एंटीना नहीं होता, उसकी जगह क्या होते हैं, चेलिसिरे, 1 पेयर चेलिसिरे आर प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब कि यहां पर 1 पेयर एंटीना, अगर डायग्राम बना लिया तो आप कैरेक्टर्स को लिख सकते हो। 1 पेयर एंटीना, देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे, 1 पेयर एंटीना दिख रहा है यहाँ पे, 1 पेयर एंटीना, मगर क्रस्टेशिया में 2 पेयर एंटीना है। एक बड़े एंटीना है जिन्हें एंटीना ही कहा हमने, और एक पेयर छोटे एंटीना है जिन्हें कहते हैं एंटीन्यूल। क्या कहते हैं, एंटीन्यूल, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। 2 पेयर एंटीना लिखते जाइएगा, 1 पेयर एंटीना, 1 पेयर एंटीना, 1 पेयर एंटीना, 1 पेयर चेलिसिरे, एंटीना एब्सेंट, यहां पे एंटीना नहीं होता, ठीक है। इसके बाद जरा इन एनिमल्स को जिन्हें हमने बना रखा है इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर को, और फिर हम आएंगे इनके अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन है उनपे, क्लास के जो कैरेक्टर्स हैं उनपे। उससे पहले इनको डिस्कस करना जरूरी है ताकि हमें जानकारी हो। क्रस्टेशिया का हमने मेंबर लिया है कैंकर या क्रैब। अगर आप देखिए तो ये क्रैब जो है वो क्रस्टेशिया क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे ऑलमोस्ट वही कैरेक्टर क्रस्टेशिया क्लास के और मेंबर्स में होंगे, इसीलिए हमने एक एग्जांपल को लिया है। अगर कैंकर या क्रैब की बात कीजिए तो देखिए डोर्सल बॉडी सरफेस इज कवर्ड बाय कैरापेस, हार्ड कैरापेस से कवर्ड है। एब्डोमेन दैट इज कर्व्ड इनवर्ड, ये एब्डोमेन को घुमा के कैरापेस के नीचे रख लेता है ताकि किसी तरह की चोट इसे ना लगे, ऊपर से कोई मारे तो भी एब्डोमेन उस पर कोई चोट ना पहुंचे। इसके अलावा इसके पास 2 पेयर एंटीना है। ये कंपाउंड आइज हैं विच आर रेज्ड ऑन ए स्टॉक, एक स्टॉक के ऊपर
कंपाउंड आई वो सिचुएटेड है। ये चीलेट लेग्स हैं जो पकड़ने के काम आती हैं, और चीलेट लेग्स का ये पोर्शन जो आगे होता है खटखट करके पकड़ने वाला, उसे हम कहते हैं डेक्टाइलस। और इसके पास ये 4 पेयर वॉकिंग लेग्स दिखाई दे रही है हमको। ये कैंकर है, क्रैब है, आप जानते हो पानी में रहता है। तो जो मेंबर्स क्रस्टेशिया को बिलोंग करते हैं वाटर में रहते हैं। नाम है क्रस्टेशिया, ऐसा लगता है अर्थ क्रस्ट पे होंगे, परंतु क्रस्टेशिया का मतलब अर्थ क्रस्ट से नहीं है, दे आर फाउंड इन वाटर, ये आपको पानी में मिलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये कीलोपोडा का हमने बना रखा है। अगर आप इसको देखिए तो 1 पेयर एंटीना है, 1 पेयर आईज है, और बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इसमें बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। जो ट्रंक है उस पर 1 पेयर वॉकिंग लेग्स होता है हर सेगमेंट पे, मगर जो पहला वॉकिंग लेग वाला सेगमेंट है, या पहला जो सेगमेंट है, उस पे वॉकिंग लेग की जगह वो लेग्स मॉडिफाई होके बना देती हैं पॉइजन क्लॉ। तो ये एक बार एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, पर ये बहुत पुरानी बात है। उसके बाद तो आप समझ लीजिए 12 साल पहले की बात है। उसके बाद इतना डिटेल में जाके नहीं पूछते हैं कि सेंटीपीड में जो है वो पॉइजन क्लॉ पूछें, मगर हाँ एम्स में आ चुका है, पूछा जा चुका है ये इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन। तो आप जानते रहिए, ये जो सेंटीपीड है या स्कोलोपेंड्रा, इसका पहला जो लेग्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लॉ, एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। 1 पेयर ऑफ एंटीना इज प्रेजेंट। और ये इनकी आईज हैं, जो हमने लिखा नहीं है, पर देखिए 1 पेयर आईज हैं जो कि सिंपल आईज होती हैं। यहाँ भी सिंपल आईज होती हैं, यहाँ पे कंपाउंड आईज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली आई लिख देते हैं। यहाँ पे भी आई है, इसकी बात करेंगे अभी, दिस इज आई। अगर इसको कंपेयर करें मिलीपिड से जो डिप्लोपोडा को बिलोंग करता है, तो इसमें और इसमें अंतर है। इसमें बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है, जबकि इसमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। ये जो पोर्शन है ये हेड पोर्शन है, दिस इज हेड। उसके बाद ये थोरेक्स है, और उसके बाद एब्डोमेन है। तो 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। थोरेक्स के पहले सेगमेंट को छोड़ दीजिए तो बाकी सब सेगमेंट पे 1 पेयर लेग हैं, और एब्डोमेन के हर सेगमेंट में 2 पेयर लेग्स होती हैं। इसका मतलब 4 पैर। तो इसीलिए आपको पैर ही पैर दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा पैर दिखाई देंगे। किसमें? मिलीपिड में। अगर सेंटीपिड और मिलीपिड में डिफरेंस करना हो तो आप देख के बता सकते हो। जिनमें बहुत सारे पैर हो सेंटीपिड, पर जिसमें बहुत सारे नहीं, बहुत सारे से भी ज्यादा, मतलब इसमें भी ज्यादा होते हैं पर उससे भी ज्यादा और एकदम बगल बगल पैर दिखें, वो क्या होगा? मिलीपिड। यहाँ पे ज्यादा पैर है पर यहाँ पे उससे भी बहुत ज्यादा पैर है। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रंक के हर सेगमेंट पे 1 पेयर वॉकिंग लेग है, जबकि यहाँ एब्डोमेन के हर सेगमेंट में 2 पेयर वॉकिंग लेग्स हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय 2 एब्डोमिनल सेगमेंट वो मिलीपिड में फ्यूज कर जाते हैं, और इसीलिए हर एब्डोमिनल सेगमेंट में 2 पेयर लेग्स हो जाती है, मतलब 4 लेग्स। इसीलिए ऐसा इसको देखकर लगता है कि पूरी बॉडी पे लेग्स ही लेग्स लगी हो। तो ये है बात मिलीपिड की, या जूलस साइंटिफिक नेम, और ये है सेंटीपिड। वैसे भी याद रखना आसान है, इसका एग्जाम्पल कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन डिप्लोपोडा में है कौन कीलोपोडा में। तो कितना आसान है देखिए, कीलोपोडा सी से और सेंटीपिड भी सी से। इसका मतलब सेंटीपिड बिलोंग्स टू कीलोपोडा, सो मिलीपिड बिलोंग्स टू डिप्लोपोडा, क्योंकि कीलोपोडा और डिप्लोपोडा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इंसेक्टा में अगर बॉडी को देखें ना, तो डायग्राम तो नहीं बनाया, मगर इसमें बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स प्लस एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड होती है यहां पर भी। ठीक है। और एरेक्निडा में आके देखें तो बॉडी आप कह सकते हो सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, जैसे कि यहां होती है। यहां आपको अलग से हेड दिखाई नहीं दे रहा, थोरेक्स दिखाई नहीं दे रहा। असल में हेड और थोरेक्स फ्यूज कर जाते हैं, तो ये जो पोर्शन बना इसे कहते हैं सिफेलोथोरेक्स, और ये एब्डोमेन। उसके बाद
सिफेलोथोरेक्स एब्डोमेन, ठीक है। यहाँ पर हेड एंड ट्रंक, यहाँ पर हेड थोरेक्स एब्डोमेन, यहाँ पर हेड थोरेक्स एब्डोमेन, यहाँ पे आप फिर से कह सकते हो सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन, क्योंकि यहाँ पर आपको हेड और थोरेक्स का सेगमेंट अलग नहीं दिखेगा, इसीलिए यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, बॉडी किसमें डिवाइडेड होती है, सिफेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन। हालांकि अगर आप स्कॉर्पियन को देखेंगे तो इसका बॉडी बिल्कुल अलग तरीके का है, 3 पार्ट इसकी बॉडी में होते हैं। ये पार्ट है इसे हम कहते हैं प्रोजोमा, ये प्रोजोमा है, ये मीजोजोमा है और ये मेटाजोमा है। तो जो टेल है उसे हमने मेटाजोमा कहा, ये स्टमक वाला पोर्शन जो है वो मीजोजोमा वाला हुआ, और ये प्रोजोमा ऊपर का पोर्शन हुआ जिसमें आईज हैं, ये लेटरल आईज हैं और ये मीडियन आईज हैं। ये लेटरल और मीडियन आईज दोनों सिंपल होती हैं, मीडियन आई, लेटरल आई और मीडियन आई सिंपल है। यहाँ पे 1 पेयर चेलिसेरे है और ये पेडिपाल्पी हैं जो इस तरह से पकड़ने के काम आते हैं। अगर आप इसमें देखो ये स्कॉर्पियन है पेलमनियस, तो आप जानते हो इसके पास स्टिंग होता है, ये टेल्सन पॉइजनस सैक है, टेल्सन यहाँ पर स्टिंग लगी हुई है, ये पॉइजनस स्टिंग है जो डंक मारने के काम आती है, आप जानते हैं, और जो है ये पॉइजन को इंजेक्ट कर देता है ह्यूमन या किसी और एनिमल में, जिससे एक्सट्रीम पेन होता है। तो यहाँ पे बॉडी असल में प्रोजोमा, मीजोजोमा और मेटाजोमा में डिवाइडेड है। आप उसे कह सकते हो अगर ऑन दी होल लोगे एरेक्निडा को तो सिफेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन में डिवाइडेड है। ये तो बात हो गई डियर स्ट्रक्चर की इन सब के। अब हम आ जाते हैं बेसिक फीचर्स पे। तो यहाँ पे हमने जाना 2 पेयर एंटीना, 1 पेयर एंटीना, 1 पेयर एंटीना, 1 पेयर एंटीना, 1 पेयर चेलिसेरे, एंटीना एब्सेंट। दूसरी बात क्या जानी हमने, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, यहाँ पर बॉडी किसमें डिवाइडेड है, सिफेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन, और यही चीज यहां पर भी है, सिफेलोथोरेक्स पर एब्डोमेन, मगर कीलोपोडा में डायग्राम बता रहा है हेड एंड ट्रंक, डिप्लोपोडा में हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, इंसेक्टा में हेड, थोरेक्स प्लस एब्डोमेन, और एरेक्निडा में बता दिया था सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। दूसरे एग्जांपल की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, तो यहाँ क्रस्टेशिया में जो पानी में रहते हैं इनमें जो रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन वो होता है बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस और गिल्स, या दोनों ही पानी में रहते हैं, गिल से रेस्पिरेशन होता है या बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। बाकी कीलोपोडा में अगर बात कीजिए तो यहाँ पे रेस्पिरेशन जो होगा वो ट्रैकिया से होगा, यहाँ पर भी ट्रैकिया, और इंसेक्टा में तो ट्रैकिया होता ही है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से रेस्पिरेशन, गिल्स और बॉडी सरफेस से ट्रैकिया, 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 और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है ना डियर, वो होता है रेस्पिरेशन, वो होता है बुक लंग्स या ट्रैकिया से भी, बुक लंग्स या ट्रैकिया। तो रेस्पिरेशन के माध्यम क्या हो गए, गिल्स और बॉडी सरफेस, ट्रैकिया, 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 ट्रैकिया और बुक लंग्स। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो यहां एक्सक्रीशन जो होता है ना डियर, एक्सक्रीशन वो एंटीनरी ग्लैंड से, एंटीनरी, या उसी को हम कहते हैं ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड से होता है एक्सक्रीशन बाय एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड। ये जो एंटीनरी ग्लैंड है ना, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ सेकेंड एंटीना, मतलब एंटीन्यूल, बड़े वाले एंटीने और 2 छोटे वाले हैं। ये जो छोटे वाले इनके बेस में ही एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, हरा ग्लैंड होता है, और ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। आगे और सबकी बात करें एक्सक्रीशन में,
तो एक्सक्रीशन के लिए यहां पर मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन, यहां पर भी मालफिजियन, इसका मतलब कीलोपोडा में मालफिजियन ट्यूब्यूल, डिप्लोपोडा में मालफिजियन ट्यूब्यूल, और इंसेक्टा में तो मालफिजियन ट्यूब्यूल से होता ही है। मालफिजियन ट्यूब्यूल सबसे कॉमन मालफिजियन ट्यूब्यूल ही होता है एक्सक्रीशन के लिए डियर। एरेक्निडा में अगर हम बात करें तो दो तरीके से एक्सक्रीशन हो सकता है। एक तो मालफिजियन ट्यूब्यूल प्लस कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, इसका मतलब दो नए एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको मिले, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड या मालफिजियन ट्यूब्यूल से भी हो सकता है। तो एक्सक्रीशन बाय एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल एंड कॉक्सल ग्लैंड। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस हो गए इनके बीच में। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमने लिख दिए यहाँ पे, उसी को डिस्कस करेंगे हम। ये कैंकर या क्रैब, पेलियोमोन जिसे कि प्रॉन कहते हैं हम, साइक्लॉप्स या डेफिनिया, इसे वाटर फ्री हम कहते हैं दोनों को कॉमनली, वाटर फ्ली, यूपेगुरस, ये असल में हर्मिट क्रैब होता है, हर्मिट क्रैब एक तरह का क्रैब ही है, पर ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, कैंकर के अलावा ये नाम आ जाता है तो जानते रहिए क्रैब है। अगर क्रैब जान गए तो समझ गए क्रस्टेशिया को बिलोंग करता है, और जैसे ही पता लगा कि क्रस्टेशिया को बिलोंग करता है, सारे उसके जो कैरेक्टर्स हो आप जान जाएंगे कि टू पेयर एंटीना होगा और एक्सक्रीशन होगा किससे, एंटीनरी ग्लैंड से। एस्टाकस या क्रेफिश, ये एग्जाम्पल्स हुए क्रस्टेशिया के। कीलोपोडा का स्कॉलोपेंड्रा या सेंटीपिड, यही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यही याद रखना है बस। डिप्लोपोडा का जूलस या मिलीपिड। इंसेक्टा में बताने की जरूरत नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल हैं। कॉकरोच लिख लीजिए, पेरिप्लांटा अमेरिकाना, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स इन इंसेक्टा। और अभी आगे हम इंसेक्टा के एग्जाम्पल को डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि हम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एरेक्निडा में अगर हम बात करें तो पेलमनियस स्कॉर्पियन, बूथस वो भी स्कॉर्पियन होता है, तो नाम याद रखिए, कभी कभार ये जो है बूथस भी पूछ लेते हैं, हम इसे याद करके रखते हैं। बूथस इज ऑल्सो स्कॉर्पियन। इसके अलावा इसी में जो है ना स्पाइडर, स्टिक्स, माइट्स, ये सब आते हैं। स्पाइडर्स, टिक्स, माइट्स, ये सब भी इसी के एग्जाम्पल हैं एरेक्निडा के। इसका मतलब इसमें स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, टिक्स, माइट, ये सब आते हैं। ठीक है, बिच्छू, मकड़ी और खटमल, ये सब चीजें, जुएं, ये सब चीजें इस एरेक्निडा क्लास में ही आते हैं। क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ा है, इसीलिए हम इसमें ऑर्डर के बारे में भी जान लेते हैं। हमें केवल फाइलम लेवल तक पढ़ना है, क्लास लेवल तक भी नहीं पढ़ना। पर आपको कई बार पहले बता चुका हूं कि क्लास पढ़ाने की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इससे हमें एग्जाम्पल्स याद हो जाते हैं और कई सारे कैरेक्टर उस फाइलम के और एक्स्ट्रा कैरेक्टर हमें याद हो जाते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ते हम, तो हमें यहाँ पर कॉक्सल ग्लैंड, यहाँ पर एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड पढ़ने का मौका वो नहीं मिलता। हमें पता लग गया कि इस क्लास में इससे होता है, इस क्लास में इससे होता है, इसका मतलब ये भी एक्सक्रीशन के माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, हमने उसकी क्लासेस पढ़ी। हर जगह क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर ऑर्थोपोडा में क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं, और इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले कुछ सालों में। तो क्लासेस पढ़ना जरूरी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर जगह है इंपॉर्टेंट, यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा यहाँ ऑर्डर के बारे में जानते हैं, क्लासेस को ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। अगर क्लास इंसेक्टा की बात कीजिए तो इसमें कई सारे ऑर्डर होते हैं, हमें सारे के नाम नहीं पढ़ने, उतना समय नहीं देना। हम बात करते हैं इसमें लार्जेस्ट जो ऑर्डर है, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा, ये तो पता ही होना चाहिए कम से कम। इंसेक्ट्स में 7.5 लाख स्पीशीज हैं, तो उसमें कई सारे ऑर्डर हैं, तो किसी ऑर्डर में सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े होंगे
और लार्जेस्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें वो कॉलियोप्टेरा है। कॉलियोप्टेरा ये वो ऑर्डर है जिसमें बीटल्स आते हैं। बीटल्स कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा ये होते हैं, मगर कॉमनली हम इन्हें नहीं देखते। अगर मैं क्लास में पूछता हूँ कि बताइए लार्जेस्ट ऑर्डर कौन सा वाला होगा कीड़े मकोड़ों में, तो कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई चींटियां, इनकी बातें करता है। बीटल्स को बहुत रेयरली कोई बताता है कि बीटल्स जिसने पढ़ रखा हो पहले से, पर जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्पीशीज हैं इंसेक्टा के ऑर्डर्स में, वो ऑर्डर कॉलियोप्टेरा में है। लगभग 3 लाख स्पीशीज केवल कॉलियोप्टेरा में ही आती हैं 7.5 लाख में से। 7.5 लाख इंसेक्ट्स हैं, उसमें से 3 लाख केवल कॉलियोप्टेरा एक ऑर्डर को बिलोंग करती हैं जिसमें बीटल्स होते हैं। तो सबसे बड़ा ऑर्डर है ये बीटल्स वाला, अगर हम क्लास इंसेक्टा की बात करें तो। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, पर 2 और क्लासेस हैं वो भी हम जान लेते हैं। वहां हमें जो उनके बेसिक फीचर्स तो नहीं जानने, पर एग्जाम्पल जानेंगे। 2 एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन क्लास की मैं बात यहाँ पे कर लेता हूं। ठीक है, एक जो क्लास है ना वो है ओनाइकोफोरा और एक है मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा ये 2 और क्लासेस हैं, मगर इनको हमने यहां पर नहीं पढ़ा, इनके कैरेक्टर्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, जरूरत नहीं है उसकी। ये क्लासेस क्यों पढ़ रहे हैं, ये 2 क्लासेस और आ गई। दिस इज क्लास ओनाइकोफोरा, दिस इज क्लास मीरोस्टोमेटा। ये दोनों इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ओनाइकोफोरा का एक मेंबर होता है पेरिपेटस, इसी का मेंबर है पेरिपेटस। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनलिडा एंड ऑर्थोपोडा। ये बताता है चीख चीख कर कि एनलिडा से ही ऑर्थोपोडा आए हैं। पेरिपेटस में दोनों की खूबियां हैं, दोनों के कैरेक्टर हैं। पेरिपेटस ऑर्थोपोडा को बिलोंग कर रहा है, ऑर्थोपोडा की क्लास ओनाइकोफोरा में है, मगर इसकी जो अपेंडेजेस हैं, लेग्स हैं, वो जॉइंटेड नहीं होती। आप जानते हो कि ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा वो बता चुका हूं, जॉइंटेड अपेंडेजेस से बनता है, जॉइंटेड लेग से। इसमें जॉइंटेड लेग्स नहीं है, मगर ये रेस्पिरेशन ट्रैकिया से करता है, जो ऑर्थोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ट्रैकिया इसमें ऑर्थोपोडा का कैरेक्टर है, और लेग्स इसकी जॉइंटेड है नहीं, जो कि ऑर्थोपोडा का नहीं है, वो अलग अलग हैं, जो एनलिडा का कैरेक्टर है। तो इसीलिए पेरिपेटस में दोनों के कैरेक्टर हैं, और भी कई सारे कैरेक्टर एनलिडा और ऑर्थोपोडा के इसमें एक साथ आते हैं। इसीलिए पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा। ये एनलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इसीलिए इस क्लास को हमने लिखा। दूसरा क्लास मीरोस्टोमेटा लिखा है क्योंकि इसका एग्जाम्पल होता है लाइमुलस। लाइमुलस को हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। लैमुलस में बहुत सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं। ये उस समय आया था या ओरिजिनेट हुआ था जबकि ज्यादातर एनिमल्स वो खत्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, एक्सटिंक्शन हो चुका है उनका, मगर ये बेशर्मों की तरह आज भी जिंदा है, और वो भी पुराने कैरेक्टर लेके कई सारे, ये नहीं कि मॉडिफाई किया हो कैरेक्टर को। जब भी कोई इस तरह से बेशर्मों की तरह जिंदा रहता है तो उसे कहा जाता है लिविंग फॉसिल। क्या कहा जाता है? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब सीधा सा हुआ कि प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हो उस एनिमल में, बहुत पुरानी कैरेक्टर्स, और उनको लेकर भी जिंदा हो, तो उसे हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। ये उस समय का एनिमल होता है जिस समय के और एनिमल्स या प्लांट या ऑर्गेनिज्म वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर ये अभी भी बच गया है, तो लिविंग फॉसिल बर्ड कहते हैं। एक और बात, इसे किंग क्रैब भी कहते हैं, किंग क्रैब या हॉर्स शू क्रैब। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से होता है। अगर आप देखिए, घोड़े के पैर में नाल लगाई जाती है इस तरह से, तो इसका स्ट्रक्चर वैसे ही होता है। घोड़े के पैर में लगाई जाने वाली जो नाल होती है, इसीलिए हॉर्स शू क्रैब कहते हैं इसको। क्रैब है ये, कॉमन क्रैब। किंग क्रैब भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि इसने ताज पहन रखा हो अपने ऊपर सर पे, इसीलिए किंग क्रैब कहते हैं। तो ये नेम्स भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने लैमुलस को मेंशन भी किया हुआ है, पूछा भी है लिविंग फॉसिल के बारे में कि कौन सा लिविंग फॉसिल है, उसमें लैमुलस आंसर था। तो आपको याद रखना है लैमुलस लिविंग फॉसिल या किंग क्रैब या हॉर्स शू क्रैब। ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं ऑर्थोपोडा में। अभी कुछ छोटी मोटी चीजें बची हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे फाइलम मोलस्का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।